everyone, April 1st, 2025 marks a huge milestone for msbook.in. We are turning one यानी कि 1 year complete हो रहा है हमारी इस वेबसाइट msbook.in को. It's been an incredible journey bringing you exciting stories from science and tech, environment, art and culture और ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरीज से. मेरे साथ है मेरी को फाउंडर प्रियंका सिंह. प्रियंका, आज बहुत अच्छा दिन है हम दोनों के लिए क्योंकि 1 साल पहले हमने इस वेबसाइट को शुरू किया था और आज हम 1 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो भी इतनी सारी स्टोरीज जो हमने इस 1 साल में की है. बिल्कुल गीता, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस टाइम पे स्टार्ट किया था उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि हम लोग इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज करेंगे। और लोगों को भी ये स्टोरीज पसंद आ रही हैं, हमें लोगों के रिस्पॉन्सेज जो मिले हैं, तो पीपल आर रियली लाइकिंग इट। तो बहुत अच्छा लग रहा है, 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो 1 साल का सेलिब्रेशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उन अच्छी अच्छी बेहतरीन स्टोरीज को याद करें, वो इनक्रेडिबल स्टोरीज जिन्हें करते हुए हमें बहुत मजा आया. तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में बताएं जो हमारी टॉप 10 लिस्ट में आती है. तो शुरू करते हैं. 5 टॉप 5 स्टोरीज प्रियंका बताएंगी और 5 टॉप 5 स्टोरीज जो मैंने की है वो मैं आपको बताऊंगी. तो शुरुआत करते हैं पहली टॉप 5 स्टोरी से, जो मैं अपनी से शुरुआत करती हूँ, फिर प्रियंका के पास चलेंगे. तो मेरी जो पहली स्टोरी है उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा. एक वेबसाइट के जरिए हमें ये पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि आप अपनी मरने के बाद बॉडी को फ्रीज करा सकते हैं, यानी कि फ्रोजन फॉर्च्यून. हाउ बिलियनियर आर बैंकिंग ऑन क्रिप्टो क्रायो. जिस तरह से एक क्रायो प्रिजर्वेशन होता है वो इटर्नल लाइफ के लिए किया जाता है. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर कर सकूँ ये स्टोरी और इसके जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम इस स्टोरी को हमने किया. और जो लोग ये चाहते हैं, कुछ बिलियनर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी जो बॉडी है उसको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि कुछ ऐसी साइंस में एडवांसमेंट हो सकती है जिसके जरिए वो अपने बॉडी को प्रिजर्व कराकर और फ्यूचर में कुछ टेक के जरिए उसको वापस से रिवाइव कर सकते हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी. प्रियंका, आपको कैसा लगा था ये स्टोरी पढ़ के? मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि ये चीज जो है ये अभी बिलियनर्स के लिए ही पॉसिबल है, कि वो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये चीज कॉमन लोगों के लिए भी पॉसिबल हो। और ये मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लगा। बिल्कुल. तो चलिए, ये तो थी मेरी पहली स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे करने में बहुत मजा आया था. अब आपकी बारी है. आप बताओ कौन सी ऐसी स्टोरी है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी आपको. इंटरेस्टिंग क्या मैं ये कहूंगी कि ये स्टोरी मुझे, मैंने पढ़ा था तो मैं लिटरली शॉक्ड हो गई थी। ये बीबीसी पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द मिडवाइफ्स कन्फेशन, जिसमें कि बिहार में फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट एक उसको डॉक्यूमेंट किया गया था। एक जर्नलिस्ट है, इंडियन जर्नलिस्ट है अमिताभ पाराशर जी। उन्होंने बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री ये बनाई थी। और 30 साल तक अमिताभ पाराशर जी ने इस स्टोरी को फॉलो किया था, किस तरीके से फीमेल इन्फेंटिसाइड बिहार में होता है। और उसमें कितने बड़े हद तक ये फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि जो कन्या भ्रूण हत्या है वो की जाती है। हालांकि ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये भारत के और भी राज्यों में बहुत ज्यादा पहले चलता था। खासतौर से हरियाणा में भी ये चीज और राजस्थान में भी बहुत ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या के केसेस आए थे। लेकिन अमिताभ पाराशर क्योंकि बिहार से हैं तो उन्होंने बिहार की स्टोरी फॉलो की, जिसमें कि मिडवाइफ्स यानी कि जो दाई होती हैं, हम्म. जो घर में ही बच्चों का जन्म कराती हैं, उनके कन्फेशंस थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनको इस चीज के लिए उनके ऊपर दबाव होता था कि वो जब कोई बच्चा घर में पैदा हो रहा है तो कन्या भ्रूण की हत्या कर देते थे, या उसके जन्म होने के बाद वो उसको मार दिया जाता था, हम्म. क्योंकि एक मेल बच्चे की चाहत में। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रीडोमिनेंट पहले होता था, हालांकि अब भी है लेकिन अब केसेस बहुत कम है इसके।
लेकिन उस समय ये चीज बहुत ज्यादा थी। और ये आप पूरी डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखें बीबीसी की, तो ये आपको बहुत ज्यादा शॉक कर देती है। लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे, और उस चीज से मैं काफी दिनों तक निकल नहीं पाई थी। बिल्कुल, और ये बहुत ही सीरियस और बहुत डिटेल में आपने ये स्टोरी की। ये जरूर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी सेकंड स्टोरी है 37,000 मेडिकल स्टूडेंट्स ओपन अप अबाउट मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। एक सर्वे हुआ था जिसने ये अलार्म ट्रिगर किया था, जिसमें कि इंडिया के ही जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज आए। बहुत सारे जो रिसर्च हुई उससे ये पता चला कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही मेजर इशू है मेडिकल स्टूडेंट्स में, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा दबाव होता है और इस दबाव की वजह से वो कई बार कोप अप नहीं कर पाते हैं। और इसी के चलते ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार कि वो कैसे इसको पूरी तरह से इसके साथ में एक कंपैटिबिलिटी बिठाएं या इस चीज को एडजस्ट करें। ये चीज इस रिपोर्ट में आई, और जो स्ट्रगल्स थे, जिस तरह से अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपनी बातें बताई और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके बारे में बात की, तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। आपकी टर्न, प्रियंका। जी, एक स्टोरी मैंने की थी, उसमें एक जापान के एक गांव के ऊपर ये स्टोरी थी। ये हम लोगों ने सोसाइटी सेक्शन के अंदर की थी, और इसमें था कि जापान के गांव में लाइफ साइज जापानीज डॉल्स जो हैं वो लोगों से कहीं ज्यादा हैं, यानी कि लोगों को उन डॉल्स ने आउट नंबर कर दिया है। ये कारण इसका ये है कि लोगों ने ही ये डॉल्स बनाई हुई हैं, बड़ी बड़ी डॉल्स ये लोग कपड़ों से बनाते हैं। वहां के जो बड़े बूढ़े हैं उन लोगों ने, और ये बनाई हैं जो बच्चे पहले वहां रहते थे या जो यंग लोग रहते थे, जो वहां से पढ़ाई या फिर जॉब्स के सिलसिले में जापान के बड़े शहरों में चले गए। और धीरे धीरे करके वो गांव पूरा का पूरा खाली हो गया। और उसकी वजह से अब जो लोग वहां पर रहते थे उन्होंने बड़ी बड़ी डॉल्स बनाई। और जिस तरह से वो पूरा सीन उनको याद था कि वो इस तरह से अपने जिनको जो उनके लव्ड वंस थे उनके साथ किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते थे, कोई झूला झूल रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई अ, गाड़ी चला रहा है, वो सब डॉल्स जो हैं वो उन्हें वो अपने बच्चों की तरह से इमेजिन करके वो डॉल्स बनाते हैं और अलग अलग जगहों पर उन्हें प्लेस करते हैं। इनफैक्ट अब सिर्फ 60 से भी कम लोग उस गांव में रहते हैं, हम्म। उनसे कहीं ज्यादा वहां पर डॉल्स रहती हैं। तो ये स्टोरी भी एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हालांकि ये एक सैड स्टोरी है, बट स्टिल ये मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। एक लाइब्रेरी के बारे में मुझे पता चला था, जो कि कई कंट्रीज में अब दिखाई दे रही है। और वो लाइब्रेरी है ह्यूमन लाइब्रेरी, यानी कि ऐसी लाइब्रेरी जहां आप ह्यूमंस को पढ़ सकते हैं। मतलब कि आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां कुछ लोगों ने खुद को रजिस्टर किया है एज अ बुक, और अपनी कहानी को कहना चाहते हैं, और आप उनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये एक जो ह्यूमन लाइब्रेरी था, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो अब इंडिया में भी आ रहा है। और यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो बातें करना चाहते हैं, जो किसी और की कहानी को सुनना चाहते हैं उनके जरिए। क्योंकि बुक्स पढ़ना सबके लिए बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ना बड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, रीडिंग का टाइम नहीं होता। लेकिन 1 घंटा अगर 2 घंटे आप किसी के साथ बैठ कर उनकी कहानी सुने, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। तो ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि एक ह्यूमन लाइब्रेरी भी हो सकती है जिसमें हम एक दूसरे से बात करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी गीता, आपकी ये स्टोरी मैंने भी पढ़ी थी और मुझे भी ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। और मैंने ये भी पढ़ा कि दिल्ली एनसीआर में भी इस तरीके की ह्यूमन लाइब्रेरीज जो है वो सेटअप की जा रही हैं। इनफैक्ट उन लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो उनके सामने लाइव एग्जांपल्स होंगे जो अपनी जिंदगी की कोई भी कहानी या उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये बहुत ही एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्टोरी प्रियंका, आपकी कौन सी होगी? जी, एक स्टोरी ये मैंने की थी, ये साउथ अफ्रीकन एक लैंग्वेज के ऊपर है। ये
लगभग 2000 साल पुरानी एक लैंग्वेज है। इसको लू लैंग्वेज बोलते हैं। हम्म। और ये लैंग्वेज जो है इसकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लुएंट स्पीकर बची हैं, और वो 90 साल की एक औरत है, उमा कटरीना इसौ। तो बड़ी बात इसमें ये है कि वो अकेली ही इस लैंग्वेज को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। ये जो है वहाँ की साउथ अफ्रीका की एक नेटिव लैंग्वेज है, जो बहुत साल पहले खत्म हो गई थी। जब उस समय वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर आई थी, तो उन्होंने ये लैंग्वेज, जितनी भी अफ्रीकन नेटिव लैंग्वेजेस थी, उनको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी। उसकी जगह इंग्लिश उन्होंने इम्पोज करनी शुरू की थी। तो ये भी एक लैंग्वेज उस दौरान खत्म हुई थी। तो उमा कटरीना इसो जो है, ये अकेली ही उस लैंग्वेज को सरवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। और ये एक डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो बना रही हैं उसको रिवाइव करने के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स और साउथ अफ्रीका के आने वाली जितनी भी पुश्तें हैं, वो सब इनको पढ़ सकें और दोबारा से इस लैंग्वेज को रिवाइव करने में कोशिश कर सकें। तो बिल्कुल। ये एक मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी थी। हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, क्योंकि लैंग्वेजेस ऐसी हैं, अगर आप उन्हें बोलना बंद कर दें तो फिर उनके खत्म होने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही जो जिब्रिश लैंग्वेज हम आजकल यूज करते हैं, या जो स्लैंग्स जेंजी यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रहा है हमारी जो डीप नॉलेज वाली जो लैंग्वेज है उसके लिए। ऐसी ही स्टोरी हमने जेंजी को लेकर भी की थी, और जेंजी को लेकर ही एक और स्टोरी हमने की थी, जिसमें दिखाया था कि कैसे आजकल जो यंग जनरेशन है वो चाहती है कि सिर्फ वो काम ही ना करती रहे, वो एक माइक्रो रिटायरमेंट ले ले। क्योंकि बहुत ज्यादा जेंजी जो है वो इस बात में बिलीव करती है कि क्यों हर वक्त सिर्फ काम 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 ही करना है, क्यों नहीं ब्रेक लेकर कुछ नया सीखा जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनको मेंटल हेल्थ को रिवाइव करने में, या अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने में मदद मिल सके। तो एक माइक्रो रिटायरमेंट, ये नई टर्म हमने सीखी स्टोरी के जरिए। जेंजीज बोल्ड मूव टू वर्क लेस एंड लिव मोर। इसमें दिखा रहे हैं कि क्यों रिटायरमेंट की एज यानी 60 इयर्स तक क्यों वेट करना है, पहले ही ऐसा अपने शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहें, पैसा कमाएं और उसको खर्च करें, किसी अच्छी जगह जाकर वेकेशन करें या कुछ नया सीखें। तो ये एक जेंजी का नया फंडा है, लेकिन ये कितना कामयाब होगा ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी भी न्यूज हमने पढ़ी है कि जेंजीज को जिन्होंने रिक्रूट किया है वो अब काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते, लेट आते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो माइक्रो रिटायरमेंट वो कैसे ले पाएंगे अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। जी गीता, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि ये चीज कितनी कामयाब होगी। लेकिन मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप बुढ़ापे तक ही काम करते रहें। और जैसे हमारी या हमसे पहले वाली जनरेशन ने या उनसे पहले वाली जनरेशन ने बिल्कुल सब कुछ छोड़ के सिर्फ काम पर ही ध्यान दिया, हम्म। ना अपने लाइफ एंजॉय करी, ना घूमे फिरे। वो सब भी रिटायरमेंट के बाद ही होता था, ना अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया। तो मैं ये कहूंगी कि अगर बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें, तो एक वो रेजुविनेशन का जो चीज होती है कि आप अपने आप को रिजुविनेट करते हैं, एक फ्रेशनेस आती है, आप दोबारा से काम पर डबल स्पीड से फोकस कर सकते हैं। मैं उस नजरिए से देखती हूँ, और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बताइए, कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज आपने की जिसमें बहुत मजा आया करने में, या कुछ ऐसा इंस्पायरिंग या कुछ मैसेज देने वाली स्टोरी थी। गीता, एक ये स्टोरी मैंने की थी जो जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी था। ये बहुत दुखद स्टोरी थी, जो एना सेबास्टियन की ट्रैजिक डेथ हुई थी, उसकी स्टोरी थी ये। इसमें एना सेबास्टियन परेल एक 26 साल की एम्प्लॉय थी अर्न्स्ट एंड यंग की। तो इनकी ओवर वर्किंग की वजह से डेथ हो गई थी। और ये एक बहुत ही इस तरह का ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई कहता है 72 घंटे काम करना चाहिए, कोई कहता है कि 7 डेज अ वीक काम करना चाहिए, संडेज को भी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि ये बहुत दुखद है, इस तरह की चीजें एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट की जा रही हैं। आफ्टर ऑल वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो इस तरह से काम नहीं कर सकते। बहुत सारी घटनाएं और भी हमें सुनी है कि किसी को काम करते करते हार्ट अटैक आ गया है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो गई है। और देखा जाए तो ये चीज जापान में बहुत टाइम से चल रही है, और इसको करोशी का नाम उन्होंने दिया है, जिसमें कि इतना ज्यादा काम करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद हमारी सोसाइटी भी उस तरह से उसी ट्रेंड पर मूव कर रही है। और
ये चीज बहुत दुखद है कि आप एक इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, सिर्फ उसे एक वर्कर समझते हैं। तो ये स्टोरी भी मुझे अच्छी लगी थी। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने अभी माइक्रो रिटायरमेंट की बात की थी, तो ऐसी इंसिडेंट्स की के बाद जरूर माइक्रो रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो काम आ सकता है, क्योंकि काम सिर्फ एक आपकी लाइफ का हिस्सा हो सकता है, उसे पूरी लाइफ बनाना वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और वहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हेल्थ की हो। चलिए, तो नेक्स्ट नंबर 5 स्टोरी जो मेरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। उसका जब मैंने हेडलाइन ही पढ़ी थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये स्टोरी है एक पिजन बर्गलर की, जो बेंगलुरु में एक चोर है, और वो अपने पिजन के जरिए लोगों के घरों में ताका झाकी करता है और वहां जाके चोरियां करता है। तो ये जो पिजन बर्गलर था, वो अपने पिजन की हेल्प से लोगों के घरों में घुसने की तरकीबें निकालता था, वहां पर पहुंच जाता था, और लोगों से ये अगर कोई उसको देख लेता था किसी बिल्डिंग में एंटर करते हुए, तो वो ये कहता था कि मेरा जो पिजन है वो टेरेस पर चला गया है और उसमें उसको बस लेने के लिए ही आया हूँ। तो ये एक बर्गली बर्गली जो बहुत चोरियां हुई, उसके बाद ये सामने आया कि एक पिजन बर्गलर है जो कि मास्टरमाइंड है। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ऐसा चोर है जो बार बार ये सब चीजें कर रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ा, और उसके बाद कई सोशल मीडिया पे कमेंट्स हुए कि अब उसका जो पिजन है वो भी अनएम्प्लॉयड हो गया, उसका क्या होगा, क्योंकि वो तो उसकी हेल्प कर रहा था बगली पे, उसे तो जेल में नहीं डाला जा सकता, तो अब बेचारे उस पिजन का क्या होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और मुझे इसको करने में बहुत मजा भी आया। जी गीता, ये स्टोरी मुझे भी वाकई बहुत अच्छी लगी थी। और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी थी। हालांकि चोरी करना कुछ कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये स्टोरी बहुत मजेदार लगी थी। और ये मुझे लगता है एक बहुत क्यूट सा चोर रहा होगा। क्योंकि चोरी का जो तरीका है वो बहुत यूनिक था, और इतने ज्यादा दिमाग लगा कर उसने क्रिएटिविटी दिखाई इसमें, इसलिए ये स्टोरी बहुत ज्यादा अपीलिंग है और इस पर बहुत अच्छे कमेंट्स और व्यूज भी देखने को मिले। प्रियंका, आपकी लास्ट नंबर 5 स्टोरी, यानी कि हमारे टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 10 की स्टोरी बताइए कौन सी है वो। जी गीता, एक स्टोरी मैंने की थी जो कि एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है और हेल्थ एंड वेलबींग से भी रिलेटेड है। ये माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर एक स्टोरी थी। कि एक रिसर्च आई थी अभी जिसमें कि माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे ब्रेन में मिले हैं। ह्यूमन ब्रेन के अंदर तक भी माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच चुके हैं। हालांकि बहुत सालों से माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर रिसर्च चल रही है और हम्म। साइंटिस्ट ने वार्न भी किया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स किस तरह से हमारी चीजों का, हमारी फूड चेन का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। लेकिन अब माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक के अंदर भी पाए जाते हैं। क्योंकि सारी चीजें मैक्सिमम जितनी भी हैं वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आती हैं, और वो हम्म। प्लास्टिक के इतने महीन कण होते हैं कि वो आपके ब्लड के अंदर तक भी चले जाते हैं, और उसके थ्रू वो आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि अब वो ब्रेन के अंदर भी पहुंच चुके हैं। तो साइंटिस्ट ने जो कहा था कि एक ग्लोबल एक्शन इसके ऊपर लिया जाना चाहिए। कब तक होगा मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत ही एक वरिंग चीज थी जो मुझे लगी। हालांकि माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत टाइम से उसके बारे में खबरें आ रही हैं, लेकिन वो ह्यूमन ब्रेन तक में भी मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये भी आजकल सामने आ रहा है कि जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, जो बॉटल्स हम बाहर जाते हैं तो जरूर पानी के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जिससे नुकसान हो सकता है हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ को। तो वो भी अवॉइड करने की बात हो रही है। तो एक इन्वायरमेंट का जो इशू है, उसके साथ साथ ही हेल्थ का जो कंसर्न है, उसको भी आपने बहुत अच्छे से स्टोरी में डिपिक्ट किया है। और इसी तरह से जितनी भी स्टोरीज हम करते हैं, हमारे जो रीडर्स हैं उनके लिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, उससे आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और उससे कुछ ऐसी चीजें समझ में भी आएंगी जो शायद आपको पहले नहीं पता था, अब मालूम पड़ रही हैं, और उसका आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट है ये समझ में आ रहा है। प्रियंका, ओवरऑल एमएस बुक का एक साल क्या लग रहा है इस पूरी वेबसाइट को देखकर? अभी तो बहुत कलरफुल है, क्योंकि हाल ही में हम आर्ट फेयर होकर आए, द हार्ट ऑफ आर्ट जो एग्जीबिशन लगी थी
उसमें हम दोनों गए और वहाँ हमने बहुत मजे किए, बहुत सारा आर्ट देखा, पेंटिंग्स देखी और अपना मूड बहुत रिफ्रेश किया। और यहाँ जो स्टोरीज हमने की हैं उस पर भी हमें बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है। क्या लग रहा है अपनी वेबसाइट को देखकर अब 1 साल के बाद? जी बहुत अच्छा लग रहा है गीता। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन बेस्ड और इवैल्यूएशन बेस्ड हमने स्टोरीज की हैं, कईयों में बहुत डीप मैसेजेस भी हैं। तो हमें रिस्पॉन्सेज तो बहुत अच्छे मिले हैं और आगे भी हम लोग इस तरह का काम करते रहेंगे। और एमएस बुक को आगे बहुत साल आएंगे और हम हर साल इस तरीके का एक अपना वीडियो जरूर करेंगे। मुझे यकीन है कि एमएस बुक आने वाले समय में इससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। और अब जाते जाते एक बड़ी अनाउंसमेंट जो हम करने वाले थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिग अनाउंसमेंट का है टाइम। और हमने जिस तरह से आपको बताया कि हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज की हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, अब इसके साथ साथ हम एक नया एडिशन भी करने वाले हैं। इसके पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वी हैव समथिंग एक्साइटिंग टू शेयर। MSBook.in is launching its very own podcast. You will soon hear directly from our young artists, authors, celebrities, scientists, and other field experts. तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, या बहुत यंग लोग हैं जो कि अपना एक नाम बनाने की पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम पहले ही उन्हें ट्रैक करके उनको MS बुक के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। तो पॉडकास्ट, आर यू एक्साइटेड प्रियंका फॉर पॉडकास्ट? यस डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि पॉडकास्ट के थ्रू हम और भी लोगों को जोड़ सकते हैं जो भी लोग उनके फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। हम उनके व्यूज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द पॉडकास्ट। एक और बिग अनाउंसमेंट करनी है इसके साथ ही कि एक नई वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, naturestory.in, जो कि सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड वेबसाइट है, जिसपे होगी एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज, आर्टिकल्स और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, जिसमें कि एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों को लेकर एजुकेट किया जाएगा। और एक मेजर कॉज के लिए ये वेबसाइट स्टार्ट की जा रही है, इसको लेकर भी हम बहुत एक्साइटेड हैं। बिल्कुल प्रियंका, और मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा कमिटेड हो इन्वायरमेंट को लेकर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और जो आजकल इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ हम सब मिलकर कर रहे हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा कुछ किया जाए कि हम अब आने वाली जनरेशन को एजुकेट कर सके। और जो डेली के इन्वायरमेंट से जुड़ी न्यूज है या उस पर जो स्पेशल एडिटोरियल या आर्टिकल्स हम करने वाले हैं इस वेबसाइट के जरिए, वो लोगों तक पहुंचे। तो naturestory.in ये एक और वेबसाइट है, और प्रियंका बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसको लेकर, क्योंकि एक मिशन है कुछ ऐसा करने का जिससे कि हम अपने आसपास की नेचर को, इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा कर सके। कुछ मैसेजेस होंगे, इंस्पिरेशनल स्टोरीज होंगी, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस तरह से हम इसे लोगों तक पहुंचाएंगे इन स्टोरीज को, इसको लेकर भी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड जी गीता, उम्मीद है कि ये वेबसाइट भी लोगों को पसंद आएगी। जिस तरह से उन्होंने एमएस बुक को अपना प्यार दिया है, वो लोग नेचर स्टोरी को भी अपना प्यार देंगे। हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम आज तो विदा लेते हैं आपसे, लेकिन इस वादे के साथ कि हम आगे भी MS बुक के जरिए बहुत सारे एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक स्टोरीज आपके लिए लेकर आएंगे। और here's to many more years of storytelling and discovery. Happy first anniversary MSBook.in, and Priyanka, to you too. Thank you. Same to you, Geeta. Many congratulations once again, and all the best for msbook.in. So let's say goodbye to our viewers for now. लेकिन हम आते रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट को जरूर लॉग इन कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स msbook.in, इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी इसके वीडियोस और पोस्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.